गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3। इसमें देखेंगे हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो एनालिसिस आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। तो इधर लिख लेते हैं एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। ठीक है, ये किस मेथड से कर रहे हैं हम लोग? लिमिट स्टेट मेथड से। ठीक है, एलएसएम से। तो एक ये बीम है जिसका डायमीटर ऑफ बार जो भी फाई होगा इसको बोला हमने AST। ठीक है, ये टेंशन जो है ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट कंप्रेशन में है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट टेंशन में है, इसलिए हमने क्या डाला वहाँ पे? स्टील डाला है। ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला एरिया है उसका कंक्रीट का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, मतलब उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसके स्ट्रेंथ में कोई रोल नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले कंक्रीट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको कंसिडर करेंगे। ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग एक्स यू से डिनोट करते हैं। एक्स यू को बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक टर्म आएगा एक्स यू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। एक आता है टर्म एक्स यू लिमिटिंग, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स यू है, एक्स यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये हम लोग स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। ये टेंशन है, इसको बोलेंगे EST। ये कंप्रेशन है, इसको बोलेंगे ESC। ठीक है, ये कंप्रेशन में जो स्ट्रेन रहा उसको हमने बोला ESC, टेंशन में जो स्ट्रेन रहा उसको बोला EST। ठीक है, इसको मिटा देते, इसका ज़रूरत है नहीं, अभी थोड़ा जगह मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है 0.0035। यहाँ पे होती है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। ठीक है, ये है, इस बीम का विड्थ B है और ये इफेक्टिव डेप्थ हमने लिया है D। ठीक, तो ये स्ट्रेन हो जाता है, ये स्ट्रेन वेरी करता है और देखते हैं। ये स्ट्रेन है। हम लोग अब स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं 3/7 XU आता है। ये 4/7 XU। इसका डेरिवेशन करा देता, लेकिन अभी टाइम है नहीं उतना, तो नहीं कर सकते। ये स्ट्रेट है और ये पैराबोला है, तो मतलब ये स्ट्रेट यहाँ पे कितना? 0 है। 0 से लेकर के ये जो लाइन है ना आपकी, ये वाला, ये होता है 4/7 XU। और मतलब यहाँ पे जब स्ट्रेन आएगा वहाँ पे रहेगा 0.002। ठीक है, मतलब स्ट्रेन कितना होगा? न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्ट्रेस का जो डायग्राम बनेगा वो कर्व बनेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम देख रहे हैं, तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती जा रही है और स्ट्रेस का डायग्राम पैराबोला हो जाएगा। कहाँ तक? 0.002 तक। यहाँ तक पैराबोला हो जाएगा। इसके बाद ये स्ट्रेट चला जाता है कहाँ तक? जब स्ट्रेन की वैल्यू 0.0035 हो जाए। तो ये सेक्शन होता है 3/7 XU का।
ये कैसा है, ऐसा दिखता है। अगर हम प्लॉट करें, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, इधर स्ट्रेस है, तो ये जो होता है ये 0 है, ये है 0.002 पे। ये कंक्रीट का है, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा बनता है। जब 0.002 रहेगा तो कर्व कैसा जाएगा, पैराबोला। और बाकी कहाँ पे ये फेल होगा, यहाँ पे अज्यूम करते हैं हम लोग ये 0.0035 यहाँ तक स्ट्रेन लेंगे, यहाँ पे ये स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो इसी तरह से हमने इस फॉर्म में वेरिएशन किया। तो ये पैराबोला जाएगा और यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, और इसका 0.45 FC क्या आता है, ठीक है, 0.45 FC का। ये 0.45 FC के कैसा आएगा, ये जो डायग्राम है देखो, इसको ऊपर भी 2 रहता है। ये FC क्या होता है, जो कंक्रीट का FC क्या आता है, क्यूब, कंक्रीट क्यूब का, ये FCK/3 होता है, मतलब 0.67 FCK। अब इसमें 0.67 FCK को हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो 0.45 FCK आ जाता है, ठीक है। ये वही वाला है। अब इसमें स्ट्रेस लग रहा होगा, तो स्ट्रेस कैसा लगेगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा इस रीजन पे लगता है, जिसको C बोलेंगे, और एक टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा यहाँ पे, जिसको हम लोग T बोलेंगे, ठीक है। C और T के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर आर्म। अब ये लीवर आर्म क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस हमें पता हो जाए तो ये लीवर आर्म पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस होता है 0.42 XCU। ये सारे टर्म को मिटा देता है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, 0.42 XCU। अब C और T निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। C होता है C इक्वल टू होता है 0.36 FCK B इंटू XU, और T होता है 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। ये स्ट्रेस हो गया कंप्रेसिव, और ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। लीवर आर्म कितना हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU। देखो ये टोटल हमारा D है, यहाँ से यहाँ तक D है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक D है, इसमें से 4.42 XU चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU। तो ये तो हमारा यहाँ आ गया। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर लिखना हो तो, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें लिखना है तो क्या होगा, C इंटू लीवर आर्म, और अगर मेरे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखना है T साइड से तो T इंटू लीवर आर्म, ये सारा रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। WSM में जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन क्या होता है, ओवर एनफोर्स क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है। तो उसमें जो कंपेयर किया था किससे किया था, स्ट्रेस से किया था, इसलिए उसको क्या बोला, स्ट्रेस मेथड, स्ट्रेस ओरिएंटेड है। और इससे क्या करेंगे, स्ट्रेन से करेंगे कंपेयर, तो इसको स्ट्रेन ओरिएंटेड मेथड बोला जाता है। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन क्या होता है, और ओवर एनफोर्स सेक्शन क्या होता है। तो बैलेंस के लिए बात करते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल एक्सिस है,
न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला कंक्रीट कंप्रेशन में रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले कंक्रीट को कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ये टेंशन है, कंक्रीट टेंशन में एलएसएम में उसको नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टील है उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट होगा, लोड लग रहा होगा, कोई मोमेंट लग रहा है, मोमेंट लगने की वजह से क्या होगा, मोमेंट या लोड लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। तो स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग में क्या जनरेट होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा। तो ये स्ट्रेन यहाँ पे आउटर मोस्ट फाइबर में क्या कितना हो जाए 0035 और नीचे वाले में EST कितना है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES हो जाए। जब दोनों स्ट्रेन साथ में जनरेट हो जाए कि ये भी ऊपर वाला भी उतना ही और नीचे वाला भी उतना ही अगर हो जाए तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन। क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये ठीक है, ये कितना हो जाए, इसको मैं लिख रहा हूँ ये लेस देन कितना है 0.0035 जो कंप्रेशन स्ट्रेन होगा। अब दूसरा कंडीशन में ये है कि स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन जनरेट होगा। तब स्ट्रेन इतना जनरेट हो रहा है, जो आउटर मोस्ट फाइबर है कंक्रीट का वो कितना 0.0035 से कम आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। ये इसको मैं पूरे टर्म को अगर EST लिखूँ, अगर मैं इस पूरे टर्म को EST लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू EST हो जाए। मतलब क्या हुआ, जो कंक्रीट है वो फेल हो गया। किस में फेल हो गया, उसका स्टील है, स्टील का इल्डिंग हो गया या फेलियर हो गया। जब स्टील का फेलियर हो गया तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन की वैल्यू जो है, मैक्सिमम स्ट्रेन जो है EST इतना होना चाहिए था। जब EST से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, ये वाला फेल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो स्ट्रेन है वो बचा रहेगा। ऊपर वाला स्ट्रेन कम है, मतलब कंक्रीट अभी फेल नहीं हुआ है। क्या फेल हुआ, उसका स्टील फेल हुआ। स्टील फेल होना का मतलब क्या है, जब स्टील फेल होगा तो कंक्रीट के जो बॉटम वाला पार्ट है, न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है, उसमें क्रैक जनरेट हो जाएगा। जब क्रैक जनरेट हो जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये अब स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, अबाउट टू फेलियर है, ठीक है। तो इसमें जो फेलियर होता है वो डक्टाइल फेलियर होता है, और इस फेलियर को क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ठीक है। अब ये वाला जो डेप्थ है इसको XU मैक्सिमम है ये, या XU लिमिटिंग बोले, ये यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है। अब जो ये हमें मिला है डेप्थ, ये न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट यहाँ पे हो गया इसका। अब ये यहाँ से यहाँ तक डेप्थ को बोलेंगे XU। XU क्या है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इस कंडीशन में क्या होगा, XU लेस देन XU मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम है ना, इससे ये XU कम है, और तो क्या होगा, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। दो कंडीशन है, एक XU आपका कम मिलेगा XU मैक्सिमम से, और दूसरा ये है जो बॉटम का जो स्ट्रेन है, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो मैक्सिमम स्ट्रेन से ज़्यादा हो, और जो कंप्रेशन स्ट्रेन है जो ऊपर में 0.0035 है वो कम हो, तब हमारा जो फेलियर होगा उसको बोलेंगे अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ठीक। अब ओवर का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये ऐसा सेक्शन है, देखो अब ये क्या हुआ, ये जो है जो E स्ट्रेन आएगा यहाँ पे लेस देन EST, ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा स्ट्रेन ग्रेटर देन ESC। अगर मैं इस पूरे को बोलूँ ESC, ठीक है। तो अब इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जो कंप्रेशन फेलियर है, जो कंप्रेशन फेलियर मतलब ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो टॉप फाइबर है वहाँ पे जब स्ट्रेन जनरेट होगा वो 0.0035 से ज़्यादा होगा, और जो नीचे है स्ट्रेन, जो स्टील की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है वो EST से कम होगा। तो ऐसे फेलियर को क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, या मैं ओवर लिख रहा हूँ, ठीक है, ओवर रेनफोर्समेंट। और दूसरा क्या होगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो एक्चुअल मैक्सिमम लिमिटिंग डेप्थ था ना, मैक्सिमम XU था, उससे नीचे आ गया, ये आ गया आपका XU,
मतलब दो चीज़ें हैं इसमें, एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्सिमम हो जाएगा या एक्स यू लिमिटिंग, इसको मैक्सिमम बोलते हैं, लिमिटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इसका जो स्ट्रेन है टॉप फाइबर का स्ट्रेन है वो ज़्यादा हो जाएगा 0.0035 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंक्रीट स्ट्रेन ये ज़्यादा है, ये कम है नीचे का स्टील का स्ट्रेन कम है, कंक्रीट का स्ट्रेन ज़्यादा आ गया लिमिटिंग वैल्यू से। जब कंक्रीट का स्ट्रेन ज़्यादा आ गया मतलब कंक्रीट का फेलियर हो गया, लेकिन स्टील में जान अभी भी बहुत बाकी है, ठीक है। तो इसलिए स्टील में स्ट्रेन अभी कम है। तो जब फेलियर होगा तो स्टील तो वैसे ही रहेगा, स्टील का कुछ नहीं होना। क्या होगा, कंक्रीट फेल होगा। जब कंक्रीट फेल होगा तो एकदम से फेल होगा, और एकदम से फेल हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, तो उसको बोलेंगे सडन फेलियर, ठीक है। तो ये कंक्रीट का फेलियर पहले हो रहा है तो ब्रिटल फेलियर बोलते हैं। इसमें पहले फेलियर कौन सा हो रहा है, स्टील का फेलियर हो रहा है, तो इसको डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। फेलियर होना मतलब कंप्लीट फेलियर हो रहा है, तो इसमें भी कंप्लीट फेलियर हो रहा है, इसमें भी कंप्लीट फेलियर हो रहा है, लेकिन पहले जो हो रहा है प्राइमरीली, तो ये प्राइमरी डक्टाइल फेलियर है, ये प्राइमरी ब्रिटल फेलियर है, ठीक है। तो इस तरह से है ये। आगे देख लेते ज़रा इसको अच्छे से। ये है आपका बैलेंस सेक्शन। की पॉइंट कुछ नोट कर लेते हैं हम लोग। बैलेंस सेक्शन में क्या होगा आपका, पीटी लिमिटिंग कितना होगा, जो भी पीटी लिमिटिंग आप निकालोगे मतलब एएसटी लिमिटिंग, एक्सयू आपका किसके बराबर होगा, एक्सयू लिमिटिंग के बराबर होगा, ठीक है। एमयू किसके बराबर होगा इसमें, एमयू लिमिटिंग के बराबर में होगा। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, जो पीटी होगा वो लेस देन पीटी लिमिटिंग होगा। इसका मतलब क्या है, जो एएसटी होगा वो आपका एएसटी लिमिटिंग से कम होगा। दूसरा जो एक्सयू होगा वो लेस देन एक्सयू लिमिटिंग होगा। इसमें डक्टाइल फेलियर होगा, और इसमें डक्टाइल फेलियर होगा। और दूसरा क्या था, ठीक है इतना। और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए देखते हैं हम लोग, क्या होगा, एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग होगा, ठीक है। पीटी ग्रेटर देन पीटी लिमिटिंग होगा। इसका मतलब जो आपका एएसटी आएगा वो ग्रेटर देन एएसटी लिमिटिंग में चला जाएगा। इसका ब्रिटल फेलियर होगा, और ये सडन फेलियर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये इतना है। लेकिन क्या होता है, आईएस कोड बोलता है कि हमें जो डिज़ाइन करना है बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन ही डिज़ाइन करना है। अगर आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन आता है तो ट्राई करना चाहिए कि वो या तो बैलेंस सेक्शन हो या अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, स्टील पीटी, देखो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में एएसटी आपका एएसटी लिमिटिंग से कम आ रहा है। अब एएसटी कम आ रहा है मतलब कॉस्ट स्टील की बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टील आप कम लगा रहे हो मतलब कॉस्ट कम होगा, तो ये इकोनॉमिकल होता है। और इकोनॉमिकल भी होता है और सेफ़ भी होता है, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। इसमें एकदम से फेलियर नहीं होगा, इसमें डिले फेलियर होता है, आराम से प्रोग्रेसिव फेलियर है, इसमें सडन फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कुछ। अब स्टेप्स देख रहे हैं, स्टेप्स टू एनालाइज सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्सयू निकालेंगे। एक्सयू कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 0.36 FC के B इंटू एक्सयू इक्वल टू 0.87 FY AST। ये जनरली है क्या, C बराबर T चल रहा है, ठीक है। C और T को कंपेयर कर दिया तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्सयू इक्वल टू
0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू बी। ठीक है, तो ये आपका आ गया XU। पहले स्टेप में XU आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप में क्या हमें फाइंड करना है, XU लिमिटिंग। ठीक है, अब ये XU लिमिटिंग कैसे निकालेंगे, देखो बनाया पूरा, इसको लिख के बता देते यार। दूसरा हमें क्या करना है, XU लिमिटिंग निकालना है। ठीक है, XU लिमिटिंग बाय डी होता है 700 बाय 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, अब ये निकाल भी सकते हो आप ऐसे, देखो ये आपका रहा था 0.002 प्लस 0.87 FY, ये रहता है 0.0035, ये होगा आपका XU और ये होगा D। ठीक है, अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगा लेंगे XU बाई D, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, 0.87 FY बाय ES, तो यहाँ से भी आप निकालोगे तो आ जाएगा, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा। तो अब याद कर लो, एक बहुत बार यूज़ होता है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ FY पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर पता रहेगा तो XU लिमिटिंग बाय D पता चल जाएगा। तो ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ये XU लिमिटिंग बाय D। FE 250, FE 415 और FE 500, ये IS कोड में भी दिया हुआ है। ठीक है, IS कोड में आई थिंक कहाँ दिया ये देखना पड़ेगा, लेकिन दिया हुआ ये होता है 250 के लिए 0.53, FE 41 के लिए 0.48 और FE 500 के लिए 0.46। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप तैयारी कर रहे हो या अभी एग्ज़ाम जो दोगे उसमें भी ये वैल्यू आता ही है। ठीक है, जहाँ IS कोड का ज़रूरत हो वहाँ तो आप ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कैसे ढूंढोगे, तो ये याद अच्छे से करना है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट FE 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 और 500 के लिए 0.46। एक दूसरा हो गया। अब तीसरे में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग, क्या XU एंड XU लिमिटिंग से। ठीक है, कंपेयर करेंगे। अगर पहला कंडीशन XU लेस देन XU लिमिटिंग, तो क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। चौथा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा इसका, 0.36 FCKB इंटू XU। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लीवर आर्म। ठीक है, इंटू D माइनस 0.42 XU, सॉरी ये आपका हो गया, ये हो गया C और ये हो गया आपका लीवर आर्म। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 XU। ठीक है, ये हो गया। अगर दूसरा कंडीशन में अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिटिंग है, ठीक है, XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज़्यादा आ गई, तब को क्या बोलते हैं,
ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू डी माइनस 0.42। अब क्या करेंगे, देखो कोड क्या बोला है कि आपको लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है क्या, कि आप अंडर रेनफोर्स सेक्शन या बैलेंस सेक्शन ही डिजाइन करोगे, ओवर रेनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटल फेलियर है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको लिमिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग चला जाता है, और ये एक्स यू लिमिटिंग हो जाएगा और ये लिमिटिंग होगा। और कैसे निकाल सकते हैं हम, 0.87 एफ वाई ए एस टी लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अगर तीसरा कंडीशन है क्या, एक्स यू लिमिटिंग के बराबर हो गया तो सिंपल है, एम यू कितना हो जाएगा, एम यू लिमिटिंग हो जाएगा, मतलब 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, तो ये होगा एम यू लिमिटिंग। अब इस पूरे टर्म को ऐसा लिखते हैं हम लोग, क्यू बी डी स्क्वायर है। ठीक है, अब जो क्यू है वो बचा हुआ टर्म है, वो उतना हो जाएगा और बाकी बी डी स्क्वायर हो गया। अब क्यू की वैल्यू अगर हमें पता हो तो एम यू लिमिटिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, तो इसको लिख लेते इधर ज़रा। ये क्यू है, सॉरी इसको ऐसा लिखो, ग्रेड ऑफ स्टील, और ये हो जाएगा क्यू। ग्रेड ऑफ स्टील के लिए क्या करेंगे, एफ ई 250, दूसरा एफ ई 415, तीसरा एफ ई 500। इसका होता है 0.138 एफ सी के, इसका होता है 0.133 एफ सी के, और 250 के लिए होता है 0.153 एफ सी के। ये उतने होते, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कितना है। ठीक है, ये क्यू आपका आ गया, एफ ई 250 के लिए 0.153 एफ सी के, एफ ई 415 के लिए 0.138 और एफ ई 500 के लिए 0.133 एफ सी के। ठीक है, तो ये याद रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इतना था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।